हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री विद हिमांशी। तो देखो, केमिकल काइनेटिक्स अपन पढ़ रहे थे। अपने लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा था? आरएनएस इक्वेशन पढ़ा था। तो थोड़ा सा अपन रिमाइंड कर लेते हैं क्या था आरएनएस इक्वेशन। तो देखिए, आरएनएस इक्वेशन कुछ सिंपल सी चीज़ थी क्या कि आपके रेट कांस्टेंट को टेम्परेचर के साथ जोड़ना, कि रेट कांस्टेंट में टेम्परेचर के साथ किस तरीके से इफेक्ट होता है, वो थी आपकी क्या आरएनएस इक्वेशन। ठीक है, मैंने आपको बताया था जब भी आपसे पूछे कि आपकी रेट में और टेम्परेचर में क्या रिलेशन है, तो आपकी अप्रोच सीधे कहाँ लगनी चाहिए? आरएनएस इक्वेशन पर लगनी चाहिए। ठीक है, तो हम आरएनएस इक्वेशन में कितना पढ़ चुके थे? आरएनएस इक्वेशन का क्या फॉर्मूला था ये देख चुके थे, साथ में देख चुके थे कि अगर आपको दो रेट कांस्टेंट दिए हुए हैं डिफरेंट टेम्परेचर पर एक ही रिएक्शन के लिए, तो उनको किस तरीके से रिलेट करना है ये देख लिया। आज हम इस आरएनएस इक्वेशन में एक ग्राफ के बारे में जानेंगे कि आरएनएस इक्वेशन का ग्राफ किस तरीके से आता है। दूसरा, ये तो आरएनएस इक्वेशन के लिए आपने रेट कांस्टेंट टेम्परेचर की डिपेंडेंस बता दी। नॉन आरएनएस इक्वेशन जो होती हैं उनका टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन होता है, यानी कि नॉन आरएनएस इक्वेशन की रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर में क्या रिलेशन होता है, वो भी तो अपने को पता होना चाहिए भाई। एग्जाम अपन आरएनएस पढ़ के गए हैं तो एग्जाम वाला ये थोड़ी कि अपने को आरएनएस इक्वेशन ही देगा, नॉन आरएनएस इक्वेशन भी दे सकता है भाई। अपने को पता होने चाहिए दोनों फॉर्मूले। ठीक है, जब चीज़ इजी है तो सारी अपने को करनी है। देखो, साइड में आपके पास ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है जो कि नॉन आरएनएस इक्वेशन पे बेस्ड था। अब एग्जाम में आप इतनी सारी रिएक्शन होती है, कैसे पहचानोगे कौन सी इक्वेशन आरएनएस है, कौन सी नॉन आरएनएस है? तो अपन क्या करने वाले हैं, आरएनएस और नॉन आरएनएस दोनों इक्वेशन का एक कंबाइंड फॉर्मूला लिखेंगे और वहाँ देखेंगे कि कौन सी चीज़ डिफ़र होती है। ठीक है, और उसके बेस पर अपन सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे चुटकियों में। तो अपन वो वाला फॉर्मूला देखेंगे। साथ में अपन क्या देखने वाले हैं लास्ट में? टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, ठीक है, किस तरीके से अपनी रिएक्शन को अफेक्ट करता है, ये सारा कुछ अपन आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो ढंग से सारा पढ़ना, क्योंकि आज आपकी आरएनएस इक्वेशन ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद अपन कॉलिजन थ्योरी पढ़ेंगे और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी पढ़ेंगे। ये तीनों ही चीज़ें ऐसी हैं जहाँ से आपके क्वेश्चन बहुत उठते हैं। और मैं ये कह लूँ कि केमिकल काइनेटिक एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से हर एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन उठता है। एक टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आपका IIT JEM हो, नेट हो, गेट हो, ACF हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, अपना RPSC कोई भी एग्ज़ाम लेती है, काइनेटिक्स से कोई ना कोई क्वेश्चन उठ के आता ज़रूर है। तो काइनेटिक्स आपकी इम्पोर्टेंट है, आपको पढ़ना है। ठीक है, अब अपन शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जिसमें अपने को आरएनएस इक्वेशन में क्या देखना है? ग्राफ देखना है। ठीक है, किसी भी मैंने आपको ग्राफ का एक पूरा लेक्चर बना के दिया है कि ग्राफ किस तरीके से बनाते हैं। अगर आपको ग्राफ बनाना नहीं आता है तो आपको कौन सी अप्रोच लगानी है, तो मैं इस लेक्चर की जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से देख लेना आपने नहीं देखा है तो। और दूसरा आपको बताया था कि काइनेटिक्स में यदि आपको कोई भी ग्राफ बनाने हैं तो उसकी आपको क्या पता होनी चाहिए? इक्वेशन पता होनी चाहिए। अब अपने को आरएनएस इक्वेशन की जो है क्या है, K इज़ इक्वल्स टू A e रेज़ टू द पावर माइनस EA/RT। ये आपके पास आरएनएस इक्वेशन थी। ठीक है, अब अपने को बनाना है ग्राफ। ठीक है, जनरली क्या करते हैं, यहाँ दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। अपन ने लॉग वाला फॉर्मूला भी देखा था। ठीक है, मैं यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रही हूँ। क्यों? अब तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे लॉग लिया है। ये क्या था आपके पास? log A इंटू B था, जिसका लॉग आपने खोल दिया कैसे? log A प्लस log B से खोला है। अब ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। डे 1 से अपन हर लेक्चर में जहाँ भी ये चीज़ें आ रही हैं, बोल रहे हैं, तो अब आपको ये चीज़ें याद हो जानी चाहिए। इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया है। नहीं भी याद है तो देखिए, इसका अकॉर्डिंग खोलेंगे तो आएगा आपके पास log A प्लस log एक्सपोनेंशियल, ये पावर में जो है सारा आएगा, और लॉग और एक्सपोनेंशियल एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो केवल आपके पास पावर बचती है, और वो पावर मैंने यहाँ लिख दी है। ठीक है, अब आपके को जो ग्राफ बनाना है, log K वर्सेस 1/, टेम्परेचर। इसका मतलब y एक्सिस पर आपके पास log K है, x एक्सिस पर 1/, टेम्परेचर है। अब यहाँ देखिए, ये आपके पास क्या हो गया, ये आपका y हुआ। ठीक है, यहाँ से इस चीज़ को मैं थोड़ा अलग से करके लिख लेती हूँ, और ये आपके पास x एक्सिस हो गया। बची हुई चीज़ें क्या हैं? ये आपके पास स्लोप है, m है, और ये आपके पास इंटरसेप्ट है। ठीक है, ग्राफ हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, वहाँ सारी चीज़ें जान चुके हैं कि स्लोप क्या होता है, इंटरसेप्ट क्या होता है, और किस तरीके से वो इन चीज़ों से भी, स्लोप्स और इंटरसेप्ट से भी क्वेश्चन आपको उठा के दे सकता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। ये y एक्सिस पर अपना क्या आने वाला है? log ऑफ K आने वाला है।
और एक्स एक्सिस पर आपका आने वाला है 1 ओवर टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ आपका स्लोप कैसा है, नेगेटिव स्लोप है। कैसा है ये आपका नेगेटिव स्लोप है। ठीक है, तो नेगेटिव स्लोप का कर्व आपके पास किस तरीके से बनता है। ठीक है, याद है या नहीं है, नहीं है याद तो बस आपको ये करना है, x की वैल्यू पुट करते जाइए, y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अगर आप 1 ओवर टेम्परेचर की वैल्यू 0 पुट करोगे, यानी कि यहाँ से आप 0 से शुरू करोगे, तो ये आपकी पूरी इक्वेशन 0 में कन्वर्ट हो जाएगी। केवल आपके पास log a बचेगा, इंटरसेप्ट आप ये मान के चलेंगे। ठीक है, ये आपके पास क्या आ जाएगा, इंटरसेप्ट log a हो जाएगा। उसके बाद जैसे जैसे आप इसकी वैल्यू को बढ़ाते जाओगे, log k की वैल्यू कम होती जाएगी, क्योंकि ये क्या हो रहा है, माइनस में हो रहा है, तो आपका ग्राफ कम होता जाएगा नेगेटिव। और आपको यदि याद है तो नेगेटिव स्लोप का ग्राफ इस तरीके से बनता है। अब आप देख लीजिए कि आपको वहाँ टाइम लगाना है कि एक ही बार में चीज़ें सारी सीखनी है। ठीक है, और ये स्लोप क्या हो गया आपका, ये स्लोप है आपका -EA/r। ठीक है, एग्ज़ाम में आपको पता है क्या क्वेश्चन देगा, स्लोप की वैल्यू दे देगा, मैथमेटिकल वैल्यू दे देगा और पूछेगा वहाँ से एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। आपने बोल दिया आरएनएस इक्वेशन K और T के बीच के रिलेशन को बताता है, तो क्या मैं इसका यूज़ करके एक्टिवेशन एनर्जी नहीं निकाल सकती। इस फॉर्मूले में एक्टिवेशन एनर्जी आ रहा है तो मैं एक्टिवेशन एनर्जी भी निकाल सकती हूँ। अब वो मे बी यहाँ से एक्टिवेशन एनर्जी निकलवाए या यहाँ से निकलवाए या आपसे कर्व के थ्रू निकलवाए, ये एग्जामिनर पर डिपेंड करता है। लेकिन हमें ये सारी चीज़ें आती हैं और बहुत इजी चीज़ें हैं, तो कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ से स्लोप हो गया जिसकी वैल्यू कितनी हो गई, -EA/r हो गई। ठीक है, ये आपका हुआ कर्व। इसका मतलब क्या हुआ, log k और 1 ओवर टेम्परेचर में आप कर्व बनाते हो तो रेट की जो वैल्यू है कैसी हो रही है, आपकी k की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है। कैसे, लीनियरली डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, अब देखो आपके पास एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आया हुआ है, बिल्कुल यही कर्व का क्वेश्चन आया हुआ है। आपको ये कर्व आता है तो देखिए क्या था, ये आई थिंक 2014 या 15 में पूछा गया था, 2 मार्क्स का था कि अकॉर्डिंग टू आरएनएस इक्वेशन, आरएनएस इक्वेशन आपको याद करनी है और पूछा है कि कैसा कर्व आएगा, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट है log k की वैल्यू डिक्रीज़ होगी लीनियरली विद 1 ओवर t। अगर आप log k और 1 ओवर टेम्परेचर में कर्व बनाते हो तो कैसा आएगा, लीनियर आएगा डिक्रीजिंग स्लोप के साथ। ठीक है, नेगेटिव स्लोप के साथ। दूसरा ऑप्शन देखो, ये तो यहीं आपका सॉल्व हो गया। log k और 1 ओवर t में आपका ग्राफ कैसे आ रहा है, लीनियर आ रहा है, डिक्रीज़ होता हुआ आ रहा है, तो इसका आंसर तो ये है। बाकी सारे ऑप्शन आप पढ़ लीजिए। दूसरा ऑप्शन है log k डिक्रीज़ होगा लीनियरली विद टेम्परेचर, गलत है। 1 ओवर टेम्परेचर के साथ डिक्रीज़ होता है, ना कि टेम्परेचर के साथ। log k और 1 ओवर t इंक्रीज़ होगा, बिल्कुल नहीं होगा। log k और टेम्परेचर का ग्राफ लीनियरली इंक्रीज़ होता आएगा, नहीं आएगा। इसका आंसर क्या था, ए था। 2 मार्क्स का क्वेश्चन, इतना ईजी। काइनेटिक्स में क्वेश्चन बहुत ईजी पूछता है, बस आपको अप्रोच लगानी है, वहाँ तक आपको पहुँचना है। ठीक है, ये बात सारी हो गई आपकी क्या, आरएनएस इक्वेशन का खेल यहाँ ख़त्म हो गया। बस एक टेम्परेचर कोफिशिएंट आपका बचा हुआ है जिसे अपन बाद में करेंगे। क्यों, उससे पहले हम देखेंगे नॉन आरएनएस इक्वेशन का कर्व, क्योंकि जब अपन के और टेम्परेचर में रिलेशन पढ़ ही रहे हैं, जब अपन के और टेम्परेचर में रिलेशन पढ़ ही रहे हैं तो नॉन आरएनएस को यहाँ ही कवर कर लेते हैं। क्यों अलग से उसका टॉपिक बनाए। आप जब कंपैरेटिव स्टडी करते हो ना तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा याद रहती हैं, क्योंकि कंपैरेटिव में आपको एक चीज़ याद करनी होती है, दूसरी तो अपने आप तैयार हो जाती है। कभी भी आप ऐसे याद मत करना कि 2 चीज़ों में कंपेयर कर रहे हो और आप दोनों को अलग अलग याद करने बैठ रहे हो, नहीं। इससे क्या होगा, आप एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़ हो जाओगे। आपको क्या करना है, एक की प्रॉपर्टी याद करनी है और दूसरे को उसके अकॉर्डिंग कंपेयर कर देना है। यार इतना तो आपको पता होता है कि कंपेयर आप कर रहे हो किन चीज़ों में कर रहे हो, उनका थोड़ा बहुत फिजिकल मीन तो आपको पता होता है। एक आप याद करोगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली आपको याद होगा, और आप दोनों को याद करके जाओगे ना तो एग्ज़ाम में आपको चीज़ें तो याद रहेंगी पर भूल जाओगे कि यार आरएनएस में कौन सा फॉर्मूला था और नॉन आरएनएस में कौन सा फॉर्मूला था। ठीक है, तो अपन यहीं पर इसकी नॉन आरएनएस की भी स्टडी करते हैं। तो अब मैं आपके सामने जो इक्वेशन लिखने वाली हूँ वो आरएनएस और नॉन आरएनएस दोनों के लिए काम करेगी। वहाँ पे जो डिफरेंट चीज़ है वो मैं आपको बता दूँगी क्या है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे मैं आपके लिए जो इक्वेशन लिखने वाली हूँ वो आपकी आरएनएस और नॉन आरएनएस दोनों इक्वेशन में काम आएगी। कैसे, आपको बस वहाँ पर एक टर्म आएगी एम टर्म, उसकी वैल्यू देखनी है, वहीं से आप डिफ्रेंशिएट कर दोगे किस चीज़ को, आरएनएस और नॉन आरएनएस को। देखो कितना इजी हो गया। आरएनएस नॉन आरएनएस को याद करने के लिए बस आपको अब एक ही फॉर्मूला चाहिए। वो कौन सा फॉर्मूला है वो अपन देख लेते हैं कि K = A T⁻m E0/RT।
ठीक है। बस आपकी ये टर्म क्या हो गई है, इंक्रीज़ हो गई है। ये इसी टर्म से आप कर सकते हो किसमें, आरएनएस और नॉन आरएनएस में डिफरेंस जो आपको करना है कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो एम है, ठीक है, ये क्या है, कांस्टेंट है। एम हुआ, के हुआ, ये सारे क्या हैं आपके पास, रेट कांस्टेंट हुआ, ये सारे कांस्टेंट्स हैं, ठीक है। और ये भी पता है कि रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंस टर्म है। और आपके पास ये जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है इसकी वैल्यू होती है E0 + mRT, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ से कैसे मैं पता करूँ आरएनएस इक्वेशन और नॉन आरएनएस इक्वेशन, तो देखिए इस इक्वेशन को आप दो पार्ट्स में डिवाइड करना। एक आपके पास आरएनएस इक्वेशन के लिए, एक नॉन आरएनएस के लिए। आरएनएस के लिए m की वैल्यू जो होती है 0 होती है। आरएनएस इक्वेशन क्या थी आपके पास, यहाँ लिखिए। आपको यहाँ ये टर्म दिख रही है क्या, नहीं दिख रही है, इसका मतलब इस टर्म की वैल्यू 1 होगी। कब होगी, जब m की वैल्यू 0 होगी। ये आप चेक करने के लिए कर रहे हो, आपको केवल इक्वेशन ये याद रखनी है और ये याद रखना है आरएनएस इक्वेशन के लिए m की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। m की वैल्यू 0 होने से अब यहाँ क्या हो गया, t की पावर m, इसका मतलब t⁻0 क्या हो गया, 1 हो गया। और आपके पास k की वैल्यू क्या आ गई, AE-EA/RT। यही अपनी आरएनएस इक्वेशन थी। ओके, अब एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट EA कैसे लिख दिया, देखिए EA की वैल्यू थी आपके पास ये, तो यहाँ से EA की वैल्यू निकालिए आरएनएस इक्वेशन के लिए, तो E0 + 0 × RT। तो आरएनएस इक्वेशन के लिए E0 की वैल्यू ही एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर आई है। नॉन आरएनएस इक्वेशन में देखिए m की वैल्यू आपकी ≠ 0 होती है। इसका मतलब वहाँ ये टर्म जिंदा रहेगी, ठीक है, ये टर्म वहाँ एग्जिस्ट करेगी। तो इसके लिए तो आपका एज इट इज़ फॉर्मूला हो जाना है। तो आपको नॉन आरएनएस का फॉर्मूला याद रखना है, आरएनएस आपका अपने आप सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी यही आएगी। क्वेश्चन आते हैं, आया हुआ है, मैंने साइड में आपके लिए क्वेश्चन लिखा भी हुआ है, ठीक है। मैं देखो एक क्वेश्चन पहले पढ़ती हूँ आपके लिए। इक्वेशन दी हुई है 2NO और O2 मिलकर आपके पास बना रहे हैं 2NO2। आपको शायद पता नहीं पर ये नॉन आरएनएस इक्वेशन होती है, ठीक है। अभी आप ये मान के चलिए मुझे भी नहीं पता कि ये नॉन आरएनएस इक्वेशन होती है। आपके लिए रेट कांस्टेंट दिया हुआ है इतना, ठीक है। इस रेट कांस्टेंट को मैं निकाल के अलग से लिख लेती हूँ ऊपर। ये फॉर्मूला नीचे लिखा हुआ है, ये सारा यहाँ से हटा देती हूँ मैं, ठीक है। आपके लिए k की वैल्यू दी हुई है AT⁻2.5 E-E0/RT, ठीक है। अब आपको यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू निकालनी है। यहाँ देखिए कौन सी टर्म जिंदा है, टेम्परेचर डिपेंडेंस टर्म जिंदा है। इसका मतलब टेम्परेचर डिपेंडेंस टर्म किस में जिंदा थी, नॉन आरएनएस इक्वेशन में थी। तो ये कौन सी इक्वेशन है आपकी, नॉन आरएनएस इक्वेशन है, ठीक है। अब यहाँ से आप m की वैल्यू निकालिए, उस m की वैल्यू को यहाँ पुट कीजिए और आपके पास क्या आ जाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी। निकालते हैं, ठीक है। इसे आपको अगर नहीं आता हो ये करना तो आप यहाँ जनरल इक्वेशन को लिखना और इन दोनों को कंपेयर करना, ठीक है। t की पावर m की जगह आपको क्या दिया हुआ है, t⁻2.5। इसका मतलब आपकी m की वैल्यू क्या हो गई, 2.5, ठीक है। और आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी कितनी थी, E0 + mRT। अब यहाँ m की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो EA आपके पास हो जाएगा E0 + 2.5 RT। इसका मतलब इस इक्वेशन के लिए आपकी एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू E0 + 2.5 RT होगी। ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ है क्या, देखिए A में E0 है, ये नहीं होगा। B में E0 + 2.5, बस इतना है, अपने को तो 2.5 RT चाहिए, ये भी नहीं होगा। C में देखिए E0 + 2.5 RT, ये होगा, अपने को यही चाहिए था, आंसर आ गया, ठीक है। तो मैंने आपको क्या कहा, कंपेयर वाले क्वेश्चनों में आपको एक चीज़ याद रखनी है और आरएनएस नॉन आरएनएस में आपको केवल इतना ही फॉर्मूला याद करना है। केवल इस फॉर्मूले को याद करने से आप आरएनएस भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, नॉन आरएनएस भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और ये एक्टिवेशन एनर्जी का रिलेशन हो गया। देख लिए क्वेश्चन आया हुआ है तो इस टॉपिक को भी अपन नहीं छोड़ सकते।
ये आपने यहाँ तक सारी बात कर ली, आरएनएस और नॉन आरएनएस इक्वेशन की कर ली, उसके आने वाले ग्राफ की कर ली। अब आपसे वो कोई भी क्वेश्चन पूछे, कोई कैसी भी इक्वेशन आपसे कंपेयर करवाए रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर की, आपको केवल इस इक्वेशन से कंपेयर करना है, देखना है सबसे पहले वो आरएनएस है या नॉन आरएनएस है और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हम पढ़ते हैं आरएनएस इक्वेशन का लास्ट टॉपिक टेम्परेचर कोफिशिएंट पर। देखिए क्या है ये टॉपिक। टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है? टेम्परेचर कोफिशिएंट जस्ट एक रेशो होता है दो रेट कांस्टेंट का, ठीक है। टेम्परेचर है, रेट कांस्टेंट आ गया, इसका मतलब अपन आरएनएस में पढ़ रहे हैं इसको, तो ये दो रेट कांस्टेंट का ऐसा रेशो होता है जो बताएगा कि अगर आपके दो रेट कांस्टेंट हैं, ये T टेम्परेचर पर है और इसका टेम्परेचर ओनली 10 केल्विन इससे ज़्यादा है, ठीक है। दो रेट कांस्टेंट लिए हैं, उनका रेशो लिया है और दोनों किस चीज़ से डिफ़र कर रहे हैं? 10 केल्विन टेम्परेचर से डिफ़र कर रहे हैं। तो इस रेशो को आप बोलोगे क्या? टेम्परेचर कोफिशिएंट, और इसकी जनरली वैल्यू होती है 2 to 3 टाइम्स। इसका देखिए क्या मतलब निकलता है। अगर आप टेम्परेचर को 10 केल्विन बढ़ा देते हैं, ठीक है, लाइक आपने पहले टेम्परेचर लिया हुआ है 25 केल्विन पर, उसके बाद आपने टेम्परेचर को 35 कर दिया, ठीक है, तो यहाँ डिफरेंस कितने का है? 10 केल्विन का। तो 10 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने से आपकी रेट कितनी बढ़ जाएगी? 2 to 3 टाइम्स बढ़ जाएगी। रेट कांस्टेंट का रेशो है, इसका मतलब रेट बढ़ रही है आपके पास। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट कहता है कि अगर आप किसी रिएक्शन का टेम्परेचर 10 केल्विन बढ़ाते हो तो उसकी रेट जो है 2 से 3 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाती है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि बस अपन ने कितना टेम्परेचर बढ़ाया है? 10 केल्विन, बहुत कम टेम्परेचर है, और रेट कितनी बढ़ गई है? 2 से 3 टाइम बढ़ गई है। इतना ज़्यादा चेंज कैसे आया? ठीक है, इसे एक्सप्लेन करने के दो मेथड हैं, एक आपकी कॉलिजन थ्योरी है, दूसरा अपना आरएनएस है। तो अपन यहाँ आरएनएस वाला पढ़ने वाले हैं, और आरएनएस ने इसे समझाने के लिए जो यूज़ किया था मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का किया था, ठीक है। तो अपन सबसे पहले मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व देख लेते हैं कि कैसा दिखता है, क्या होता है। देखिए, तो इस चीज़ को मैं ऊपर लिख देती हूँ कि T + 10 केल्विन ओवर KT, और आपकी रेट हो गई 2 to 3 टाइम्स, ठीक है। आरएनएस ने इसको समझाने के लिए यूज़ में लिया था मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ठीक है। इस तरीके से यहाँ आपके होते हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसका मतलब dN/n होता है, और यहाँ आपके पास होती है एनर्जी। अच्छा, जब मैंने आपको लास्ट टाइम पे आरएनएस थ्योरी कराई थी तो वहाँ मैंने आपको एक्टिवेशन एनर्जी का फिज़िकल मीन भी बताया था, क्या कि ये एक ऐसी थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है जिसको पार करके ही आपको प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, ठीक है। इसका मतलब सभी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे, केवल वही कन्वर्ट होंगे जिनके पास एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर है। तो जब मैक्सवेल ने अपना कर्व बनाया कि एनर्जी और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल के बीच में, तो ये कर्व आपको कुछ इस तरीके से दिया उसने, ठीक है। ये कर्व आपने माना T1 टेम्परेचर पर है, और ये जो आपके पास एनर्जी है, इस एनर्जी को आप मान लीजिए वो आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी E0 है, ठीक है। आपने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? ये T2 टेम्परेचर पर आपका कर्व हो गया, ठीक है। अब यहाँ आप देखिए, ध्यान कीजिए, पहले आप केवल इतने कर्व पर बात कीजिए। जब आप T1 टेम्परेचर पर बात कर रहे थे तो केवल इतने ही रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल थे, केवल इतना ही फ्रैक्शन था जिसकी एनर्जी आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी को पार कर रही थी, ठीक है। इसका मतलब केवल इतने ही मॉलिक्यूल्स जो होंगे आपके प्रोडक्ट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। ये लोग किसमें काम कर रहे हैं? प्रोडक्ट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही आपने टेम्परेचर को बढ़ाया तो ये फ्रैक्शन क्या हुआ? बढ़ गया। अब देखिए ये फ्रैक्शन इतना हो गया, ठीक है। टेम्परेचर को बढ़ाने से उस फ्रैक्शन बढ़ गया आपका जिसके पास एनर्जी आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा है। अब ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो रेट आपकी क्या होगी? इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इसी वजह से जब आप टेम्परेचर को
केवल 10 से बढ़ा देते हैं, 10 केल्विन से बढ़ा देते हैं तो 2 से 3 टाइम हो जाती है, क्योंकि टेम्परेचर को बढ़ाने से ही जो पार्टिसिपेट करने वाले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उनका फ्रैक्शन क्या हो गया है, इंक्रीज़ हो गया है। ठीक है, तो यहाँ से आपने देखा कि आरेनियस ने कहा कि जैसे ही आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो पार्टिसिपेट करने वाले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जिनके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये कौन सी है आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है, को पार करने वाले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का नंबर बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से अपने रेट भी क्या होती है, बढ़ जाती है, कोफिशिएंट। अब एग्ज़ाम में देखिए क्या होता है, एक यहाँ पे आपको जनरल फॉर्मूला भी याद करना है, वो क्या, आपको ये तो ये नहीं दिया हुआ कि केवल 10 केल्विन से आपको बढ़ाया है, किसी और केल्विन से आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, ठीक है, आपका KT टेम्परेचर पर है और आपने डेल्टा T टेम्परेचर उसका बढ़ाया है, आपको नहीं पता वो कितने डिग्री टेम्परेचर, कितने केल्विन टेम्परेचर आपने उसको बढ़ाया है, तो यहाँ से आपके पास जो रेट बढ़ के आने वाली है ये आएगी आपके पास इतना, जहाँ पर ये x क्या हो जाएगा आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है कि ये कितने डिग्री टेम्परेचर या कितने केल्विन टेम्परेचर बढ़ाया है तो उस टाइम में आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी होगी, इतनी होगी, ठीक है। आपको ये 10 के इंटरवल पर आपको ये सारी वैल्यू आपको निकालनी है। अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन दे दे और आपको टेम्परेचर कोफिशिएंट नहीं दिया हुआ है और क्वेश्चन सॉल्व करना है, वहाँ तो बाय डिफ़ॉल्ट आप 2 to 3 टाइम्स मानने वाले हो, लेकिन वहाँ आपको यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ा के दे दे, डेल्टा T की वैल्यू 10 से ज़्यादा कर दे, ठीक है, आपको ये वैल्यू दे दे या फिर आपको ये वैल्यू दे दे, तो आपको आंसर फिर इस आंसर से निकालना है, ठीक है। अब हम इससे क्या है रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, जिससे ये जो फॉर्मूला पर ने लिखा है कि अपन टेम्परेचर को 10 केल्विन या जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो 10 ना होकर 10 से कुछ डिफरेंट है, तो तब आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट x हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी ईजीली। देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि हाउ मैनी टाइम्स से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इंक्रीज व्हेन वी राइज 50 केल्विन टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे आपने रिएक्शन का टेम्परेचर कितना बढ़ा दिया है, 50 केल्विन बढ़ा दिया है। तो अब ये आपको पूछ रहा है कि आपकी रेट जो है कितनी बढ़ जाएगी। तो देखिए आपके पास KT + 10 / KT, ठीक है। आपका टेम्परेचर कितना बढ़ाया हुआ है, 50 केल्विन बढ़ाया हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे ये जो डेल्टा T है, इस डेल्टा T की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है 50 केल्विन, ओके। और आपको टेम्परेचर आपको बताना है कि रिएक्शन कितने हो गई है। तो मैंने आपको बोला यदि आपको क्वेश्चन में टेम्परेचर कोफिशिएंट x की वैल्यू नहीं दी हुई है तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट ये वैल्यू कितनी माननी है, 2 to 3 टाइम्स माननी है। और जनरली अपन ये 2 लेकर चलते हैं। यहाँ पर आपको x की वैल्यू नहीं दी हुई है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये कितनी लेने वाले हैं, 2 लेंगे। डेल्टा T की वैल्यू 50 है अपॉन 10, इसका मतलब 2⁵ आपकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है 2⁵ बढ़ जाएगी। इसका जब आप आंसर निकालोगे तो ये किस तरीके से आएगा, 2 × 4, 2 × 8, 2 × 16, 2 × 32। इसका मतलब अब आप जब 50 केल्विन टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की रेट कितनी बढ़ जाएगी, 32 टाइम्स आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। आया ये क्वेश्चन समझ में। अब सेकंड क्वेश्चन अपन देखते हैं। तो देखिए सेकेंड क्वेश्चन में आपके लिए दिया हुआ है इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन व्हेन वी राइज 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन, रेट आपकी कैसी हो जाती है, 1.5 टाइम्स हो जाती है। अभी आप यहाँ रुक जाइए, जहाँ फुल स्टॉप आ जाता है क्वेश्चन में लिख जाइए। देखिए फिजिकल में ना मोस्टली लोगों की प्रॉब्लम होती है कि वो कहते हैं वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते। फिजिकल में क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ईजी होता है। आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है, क्या यूनिट्स की बात याद रखनी है। दूसरा, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो जैसे जैसे आप लाइन पे आगे बढ़ते जा रहे हो बस आप लिखते जाओ कि आपको क्या क्या दिया हुआ है। आपने एक बार लिख लिया विद यूनिट्स कि आपको क्या क्या दिया हुआ है। अगर आपको समझ में भी नहीं आ रहा है ना क्वेश्चन में क्या पूछा है तो आप फिर भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। इतना ईजी होता है फिजिकल का क्वेश्चन सॉल्व करना विद यूनिट्स और ये देख करके आपको क्या क्या दिया हुआ है। करते हैं ये क्वेश्चन। देखिए आपका यहाँ फुल स्टॉप आ गया, यहाँ क्या दिया हुआ है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन रेट कितनी हो रही है, 1.5 टाइम्स हो रही है। इसका मतलब
आपके पास ये डेल्टा टी की वैल्यू अभी ये है, इसकी वैल्यू आपको दी हुई है 1.5 टाइम्स, इसका मतलब ये हुई x की वैल्यू। रेट टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब आपको नेक्स्ट आगे दिया हुआ है कि हाउ मैनी टाइम्स द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज व्हेन वी राइज 60 डिग्री टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन। अब आपने रिएक्शन का टेम्परेचर कितना बढ़ाया है, 60 डिग्री। इसका मतलब अब डेल्टा टी की वैल्यू आपके लिए कर दी है 60 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो अब रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम्स आपकी बढ़ जाएगी। तो यहाँ से देखिए अब आप ये वाला फॉर्मूला लगाने वाले हैं। कैसे, आपको x की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, डेल्टा टी गिवन है, पुट कर दीजिए सारी चीज़ें। तो आपके पास ये आएगा, डेल्टा टी की वैल्यू आपके पास x की वैल्यू आपके पास ये हुई, डेल्टा टी आपके पास 60/10, 1.5 रेज़ टू दी पावर 6 टाइम्स आपकी रेट बढ़ जाएगी। क्या ऐसा ऑप्शन आपको गिवन है? देखिए सी ऑप्शन, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट पूरा यहाँ पे फिनिश हो जाता है और इसी के साथ आपकी आरएनएस इक्वेशन भी क्या होती है, ख़त्म होती है। ये सारा काम आपका आरएनएस इक्वेशन का हुआ। बस आरएनएस इक्वेशन में आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है, या फिर कहीं दो फॉर्मूले याद रखने हैं। एक जो मेन फॉर्मूला होता है अपना K = A e raised to the power - EA/RT, ठीक है। दूसरा जो आपने नॉन आरएनएस इक्वेशन के लिए पढ़ा था, K = A T raised to the power - M EA/RT, ठीक है, या E0/RT, जहाँ से EA की वैल्यू आपके पास E0 + MRT थी, ठीक है। तीसरा आपको ये टेम्परेचर कोफिशिएंट का फॉर्मूला आपको याद करना है, ठीक है। अब आपको एक काम करना है, जितना अपन ने पढ़ा है, जितने भी फॉर्मूले आपने पढ़े हैं उन सबको एक तरफ लिखते जाइए, उनकी समरी बनाते जाइए, जिससे अब जब आप लास्ट में पढ़ोगे तो इतनी बड़ी थ्योरी आपको नहीं पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। एग्जाम में अपना इतना टाइम नहीं होता है कि अपन इतनी सारी थ्योरी को पढ़ पाएँ, तो साथ में शॉर्ट नोट्स भी तैयार कीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर आपको केवल 3-4 लाइन में 2 दिन का लेक्चर समराइज़ करके लिखा है, इसी तरीके से आपको भी करना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका आज का लेक्चर ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें अपन करने वाले हैं कॉलिजन थ्योरी को। काफ़ी अच्छे से करेंगे, बहुत शानदार थ्योरी है, बहुत क्वेश्चन भी आते हैं उससे, ठीक है। और पूरी थ्योरी प्रैक्टिकल थ्योरी, आप उसको सोच भी सकते हैं किस तरीके से। और ध्यान दें तो थ्योरी का कुछ ना कुछ पार्ट अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास अपन कॉलिजन थ्योरी की करेंगे, तब तक आप इन सबको अच्छे से करिए। आरएनएस थ्योरी में अब तक आए हुए सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, जो क्वेश्चन ना हो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।